एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ इरोदुको द वर्ल्ड इन कलर्स का एपिसोड 1 की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़की कह रही होती है, मुझे आश्चर्य है ये कब शुरू हुआ। मैंने फायरवर्क्स को एंजॉय करना कब बंद कर दिया। जो फायरवर्क्स मैं अपनी माँ के साथ देखा करती थी, रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, वो सारे बहुत ब्यूटीफुल थे। फिर मैं बड़ी हो गई और जिन लोगों से मैं प्यार करती थी वो मेरे से दूर चले गए, और इससे पहले कि मैं समझ पाती तब तक दुनिया अपने रंग खो चुका था। इसके बाद दूसरे सीन में हम लोग देखते हैं अपनी मेन लीड को, जिसका नाम हितोमी होता है, जो अपनी दादी से पूछ रही थी, क्या आपका काम खत्म हो गया है, हमें फायरवर्क्स देखने भी जाना है, फायरवर्क्स स्टार्ट होने वाली है। तो हितोमी की दादी उससे कहती है अकेले जाने को। वो अब फायरवर्क्स देखने के लिए निकल जाती है और स्टेयर्स पर चलने लगती है ऊपर जाने के लिए। तभी वहाँ से दो लड़कियाँ आगे जाने लगती है, लेकिन वो हितोमी को देखकर उससे बात करने लगती है। उनमें से एक कहती है, हमने सोचा नहीं था तुम आओगी, तुम तो भीड़ को अवॉइड करती हो ना, क्या तुम यहाँ किसी से मिलने आई हो या फिर तुम खुद से यहाँ देखने के लिए आई हो। फिर उसकी दूसरी फ्रेंड कहती है, हमारी क्लास की सारी लड़कियाँ प्लान कर रही है मिलने का, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो। तो हितोमी कहती है, मैंने पहले ही किसी को वादा किया था। फिर वो दोनों लड़कियाँ उसे बाय बोलकर चली जाती है। फिर हम देखते हैं एक प्यारी सी जगह को, जहाँ सब एंजॉय कर रहे होते। वहाँ हितोमी अकेले एक जगह पर खड़ी थी, तो उसे अपनी दादी का कॉल आता है। उसकी दादी कहती है, उन्होंने मुझसे पूछा है क्या तुम वहाँ पहुँच गई हो। तो वो कहती है हाँ। फिर दादी कहती है, हम एक साथ वहाँ रहेंगे, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। और फ़ोन कट हो जाता है। फिर हितोमी खुद से ही कहती है, मैं ठीक हूँ, मुझे अकेला रहना बुरा नहीं लगता, मैं ये बार बार कहूँगी और आखिर में ये सब सच हो जाएगा। शायद ये भी मैजिक की वजह से ही है, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एक मामूली सा जादू। मैजिक ऐसा है जो मुझसे कंट्रोल नहीं होता। अगर मैं जादूगर नहीं होती तो ये फायरवर्क्स अभी खूबसूरत दिखते। तभी वहाँ उसकी दादी आ जाती है और वो माफ़ी मांगती है इंतज़ार कराने के लिए, लेकिन वो कहती है, आखिरकार मैंने अपनी प्रिपरेशन पूरी कर ली है। वो हितोमी को अलग सी चीज़ दिखाती है। हितोमी पूछती है, क्या ये स्टार सैंड वॉच है, टाइम मैजिक के लिए यूज़ किए जाने वाला यंत्र। उसकी दादी कहती है, हाँ, ये यंत्र फुल मून के टाइम पे ही यूज़ किया जा सकता है, इसकी पावर अमावस्या की रात को बढ़ जाती है। ये ऐसा पैराडॉक्सिकल मैजिक है जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकती। मैं चाहती हूँ तुम मुझसे मिलने आओ। जब मैं सेकेंड ईयर स्टूडेंट थी हाई स्कूल की, मैं तुम्हें पास्ट में वापस भेजने जा रही हूँ इस मैजिक का इस्तेमाल करके। हितोमी कहती है, ज़रा रुकिए, ये बहुत अचानक हो रहा है। तो हितोमी की दादी कहती है, मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, लेकिन सच तो यही है, ये पहले ही लिखा जा चुका है और ये होना ही है। हितोमी कहती है, ऐसा क्यों है। तो उसकी दादी हंसते हुए कहती है, वो तो तुम्हें वहाँ जाकर ही पता लगेगा। अब मुझे पता है कि तुम तैयार हो अपने दोस्तों बॉयफ्रेंड से अलग होने के लिए। हितोमी को इन सब की परवाह नहीं थी। उसकी दादी उसे हक करके बोलती है, यही एक बुरी आदत है तुम्हारी, उन लोगों से कभी मुंह मत मोड़ना जिनसे आप प्यार करते हो। हितोमी अपनी दादी से कहती है, रुकिए, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं जाऊंगी। फिर वो मंत्र पढ़ने लगती है और समय को पलट देती है। उसके बाद हितोमी को ज़्यादा कुछ याद नहीं रहता और वो साल में पीछे 2018 में पहुंच जाती है। वो उस जगह पहुंचकर कहती, बस ड्राइवर से पूछती है, आखिर हम हैं कहाँ। तो वो कहता है, उस जगह जहाँ आप जाना चाहती थी। वो थैंक्स बोलती है और जाने लगती है, लेकिन बस ड्राइवर गुस्सा हो जाता है और कहता है, पे किए बिना जाना एक क्राइम होता है। वो कुछ समझ नहीं पाती कि इसे कैश चाहिए या नहीं। वो पूछती है, कार्ड रीडर पास कहाँ है। वो उसके हाथ में रखी चीज़ को देखकर घूरने लगता है। तो हितोमी बोलती है, ये ठीक रहेगा तुम्हारे पैसे चुकाने के लिए। तो वो ड्राइवर मान जाता है और उसे जाने देता है। वो जैसे ही बस से उतरती है, सीधा एक रूम में जाकर गिरती है। वो अपनी मशीन, जिसका नाम अजुराइट था, उससे पूछती है, मैं कहाँ हूँ और ये डेट क्या है। मशीन को इस बारे में कुछ नहीं पता होता और वो इन्फॉर्मेशन अनअवेलेबल बताता है। फिर वो कैलेंडर देखती है और बोलती है, लगता है मैं 2018 में पहुंच गई हूँ, और डोर ओपन करने लगती है। लेकिन तभी वहाँ कोई आ जाता है और वो डर के मारे बेड के नीचे छुप जाती है और वो लड़का ड्रेस चेंज करने लगता है। फिर उसे किसी का फ़ोन आता है। तभी मौका मिलते ही हितोमी वहाँ से भाग जाती है। अगले सीन में हम दो स्कूल गर्ल्स को देखते हैं, जिनमें से एक का नाम कुरुमी होता है और दूसरे का असागी। कुरुमी देखती है कि यूतो के घर से कोई लड़की बाहर निकल रही है और वो हितोमी ही होती है। वो अपने फ़ोन से वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है और असागी से कहती है,
हम इस बारे में मीटिंग करेंगे। मैंने सोचा नहीं था कि यूतो की गर्लफ्रेंड भी है। इसके बाद हितोमी एक गार्डन में आ जाती है और थोड़ी हाइट पर जाके सोचने लगती है, ये तो वही जगह है, सेम माउंटेन और सेम सी है जहाँ दादी का घर है। ये जगह बिल्कुल सेम है लेकिन थोड़ी अलग है। फिर सीन शिफ्ट होता है कुरुमी और असागी पे। वो अपने एक फ्रेंड जिसका नाम साव है उसे वही वीडियो दिखा रही होती है। साव कहता है तुम्हें दूसरों की जासूसी नहीं करनी चाहिए। तो इस पे कुरुमी कहती है ये लड़की यूतो के घर से बाहर निकल रही थी। साव कहता है यूतो तो अपने काम में इतना बिजी रहता है कि उसे क्लब एक्टिविटीज़ के लिए भी टाइम नहीं मिलता, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। तो कुरुमी कहती है यही तो प्रॉब्लम है, तुम लोगों को नहीं लगता वो उसके रूम में क्या कर रही थी और क्या यूतो भी उसके साथ था। साव कहता है क्या ये सच में उसकी जीएफ है। फिर कुरुमी वो वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड कर देती है और इंतज़ार करती है क्या रिस्पांस आएगा वीडियो का। वहाँ रास्ते पे साओ हितोमी को देखता है और कुरुमी हितोमी की ब्यूटी के बारे में बात कर रही होती है। वो कहती है ये कितनी सुंदर है और ये सपने जैसी है ना। मेरा मतलब है उसकी हर बात अच्छी है, उसकी बॉडी, लॉन्ग स्मूथ हेयर और उसकी आँखें, वो सभी उसी की तरह सुंदर है। तो साओ हितोमी को पॉइंट करके कहता है क्या यही वो लड़की है। कुरुमी कहती है हाँ ये तो वही लड़की है, क्या ये खो गई है। तभी हितोमी नीचे गिर जाती है। साओ उसे देखने आता है और उससे पूछता है तुम ठीक तो हो ना। मुझे पता है कि एक पर्सनल क्वेश्चन, लेकिन क्या तुम्हें कुछ परेशान कर रहा है। कुरुमी बीच में आकर बोलती है हम बुरे लोग नहीं हैं, बस हमने देखा कि तुम खो गई हो तो शायद हम तुम्हारी कुछ मदद करते। हितोमी उसकी यूनिफॉर्म देखकर पूछती है तुम लोग मिकाओ कहाँ स्कूल से हो। वो कहते हैं हाँ। हितोमी कहती है मैं भी। फिर वो एक्साइटेड होकर पूछने लगते हैं हमारे स्कूल में तुम कौन से ईयर में हो। हितोमी कहती है ऐसा नहीं है, वो उन्हें समझा नहीं सकती थी ना कि वो फ्यूचर से आई है। असागी कहती है तुम ये बैंडेज यूज़ कर लो, तुम्हारे पैर में चोट लगी है। हितोमी को समझ नहीं आता ये क्या है और इससे क्या करना है। ये सुन के सब लोग शॉक्स में चले गए थे। अगले सीन में हम देखते हैं कुरुमी, असागी और साओ हितोमी की हेल्प कर रहे थे उसे मैजिक शॉप तक पहुंचाकर। हितोमी सबको थैंक्स बोलती है रास्ता दिखाने के लिए। वो लोग कहते हैं वैसे भी हमें भी यही नज़दीक में ही जाना है तो तुम्हें ज़्यादा टेंशन मत लो, हम एक सेम ही क्लब के मेंबर हैं। इस क्लब का नाम फोटोग्राफी आर्ट्स क्लब है। हम सब इसमें इसलिए है क्योंकि हमें फ़ोटोज़ क्लिक करना पसंद है। कुरुमी बीच में बोलती है बस यूतो ही हम में से ऐसा है जिसने आर्ट्स लिया है। साओ कहता है यूतो को बीच में क्यों ला रही हो। कुरुमी कहती है इसमें गलत क्या है। वो हितोमी से डायरेक्ट पूछती है क्या तुम यूतो की जीएफ हो, क्या वो क्या वहाँ कुछ हुआ था। ये पर्सनल बात है, अगर तुम नहीं बताना चाहती इस बारे में तो रहने दो। फिर वो सभी आसमान की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं आसमान कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, आगे चलो ताकि हम इसके क्लियर पिक्चर्स ले सकें। हितोमी भी आसमान की तरफ देखती है पर उसे तो वो कलरलेस दिख रहे थे। वो खुद से कहती है कोई बात नहीं मैं ठीक हूँ। फिर सब आगे चलने लगते हैं। वो हितोमी को मैजिक शॉप दिखाकर कहते हैं अगर यूतो ने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत करने की सोची तो हमारे पास आ जाना, हम तुम्हारे साइड है। और फिर हितोमी उन्हें बाय बोलकर चली जाती है मैजिक शॉप में। वहाँ पहुंचकर हितोमी शॉप ओनर से पूछती है कोहाकू यहाँ है क्या। शॉप ओनर कहती है क्या तुम उसकी दोस्त हो, माफ़ करना वो तो अभी इंग्लैंड में है, वहाँ वो मैजिक की स्टडी कर रही है, उसने बोला है वो वहाँ कुछ ज़्यादा दिन रहेगी। हितोमी के हाथ में हम एक लेटर देखते हैं और फिर वो हितोमी वहाँ से चली जाती है। रास्ते में हितोमी को एक लेडी दिखती है जिसे वो अपनी दादी समझ लेती है। फिर वो दोनों मैजिक शॉप में आकर बैठते हैं। वो लेडी कहती है कोहाकू तो यहाँ नहीं है, तुम्हारे पास और कोई जगह है रहने के लिए। हितोमी कहती है नहीं। फिर वो लेडी पूछती है क्या तुम वापस जा सकती हो जहाँ से आई हो। फिर हितोमी अपना सर ना में हिलाती है। वो लेडी कहती है तब तो मुझे ही तुम्हें यहाँ रहने देना होगा जब तक वो लड़की नहीं आ जाती। तो हितोमी थोड़ा झिझक रही होती है पर वो लेडी कहती है मैं तुम्हें बाहर नहीं निकाल सकती, ऊपर से तुम्हारा लेटर भी असली, इसका मतलब तुम मेरी फैमिली मेम्बर हो। टाइम मैजिक को हम बदल नहीं सकते, यही बात इसे सबसे हार्ड बनाता है। मैं शॉक थी जब तुमने मुझे दादी कहकर पुकारा, लेकिन मैं कोहाकू को जानती हूँ, वही ऐसा कुछ कर सकती है। ये सब हटाओ, ये एक्साइटिंग नहीं है कि मैं इन सब पर भरोसा कर रही हूँ। इसका मतलब है मैं अपनी ग्रैंड डॉटर से मिल पाई। इसके बाद हितोमी कहती है दादी ने मुझे एज़ोराइट दिया था, वही मशीन जो हितोमी अपने कान में पहना करती है, उसने वो गलती से कहीं गिरा दिया होता है
और वो अपनी ग्रेट ग्रैंड मदर को बाय बोलकर उस एज़ोराइट वही मशीन की तलाश में निकल रही होती है। तभी मैजिक शॉप ओनर हितोमी को रोककर कहती है, बहुत रात हो गई है, कल ढूंढ लेना एज़ोराइट को। अगर सच में तुम जादूगर हो तो एज़ोराइट खुद ही तुम तक पहुंचने का रास्ता निकाल लेगा, चाहे तुम उसे ढूंढो या ना ढूंढो। हितोमी मान जाती है। फिर उसकी ग्रेट ग्रैंड मदर उसे रुकने के लिए एक रूम दिखाकर बोलती है, ये पुरानी जगह है और तंग भी है। हितोमी इस रूम को पहचान जाती है क्योंकि उसकी दादी ने उसे यहाँ पर बहुत सारी कहानियाँ सुनाया करती थी। ग्रेट ग्रैंड मदर कहती है, क्या बात है, ये रूम 60 साल तक भी ऐसा ही है। हितोमी को यहाँ से नई जैसी खुशबू आती है। तभी ग्रेट ग्रैंड मदर उसे बताती है, ये पिछले साल ही बना है इसलिए नया है, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं चलती हूँ। जब डिनर तैयार हो जाएगा तो मैं तुम्हें बुला लूँगी। हितोमी सोचती है अब आगे क्या होगा। फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। हितोमी नीचे आती है, सब उससे अच्छे से बात कर रहे होते हैं। वो सबको थैंक्स बोलती है। शॉप ओनर कहती है, तुम हमारे साथ रहकर कोहाकू के आने का वेट कर सकती हो। फिर वो लोग ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। हितोमी उनसे बाहर जाने की परमिशन मांगती है। वो एज़ोराइट के बारे में ही सोच रही होती है। शॉप ओनर कहती है, तुम मैजिक का यूज़ नहीं करोगी ना खोई हुई चीज़ को ढूंढने में। वो हाँ बोलती है। ग्रेट ग्रैंड मदर हितोमी को मैजिक स्पार्कल देती है। वो बताती है, अगर तुम आंख बंद करके अपनी खोई हुई चीज़ के बारे में सोचोगी और इसे हवा में छिड़क दोगी तो तुम्हें वो मिल जाएगा। हितोमी ऐसा ही करती है। उसे वो एज़ोराइट यूतो के घर के पास देखता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यूतो और उसकी मदर को। उसकी मदर कह रही होती है वही एज़ोराइट दिखाकर कि हमारे पड़ोसी ने बताया है कि एक लड़की हमारे घर के पास से जाते हुए दिखी। मुझे चिंता थी कि मेरा बेटा सिर्फ ड्राइंग में इंटरेस्टेड है। तभी यूतो एज़ोराइट को उठाकर कहता है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है, हो सकता है कि वो एक चोर हो। हमें इस बारे में ध्यान देना होगा कि उसने कुछ चुराया तो नहीं। मैं ये पुलिस को दे दूँगा सबूत के तौर पर। उसके बाद वो घर से निकल जाता है अपने काम के लिए। तभी वहाँ हितोमी यूतो को देखती है और उसके पास हितोमी का एज़ोराइट होता है। हितोमी उसका पीछा करने लगती है। यूतो एक जगह बैठ के ड्राइंग कर रहा होता है। हितोमी उसके पास जाती है अपना एज़ोराइट लेने के लिए, लेकिन वो उसकी ड्राइंग देखकर शॉक हो जाती है। हितोमी को उसकी ड्राइंग कलरफुल दिखाई दे रही थी। उसे ये सब सपने जैसा लग रहा होता है। उसे अपनी आंखों पर बिलीव नहीं था कि उसे वो कलर्स देख सकती है। वो बहुत खुश थी। तभी यूतो उससे पूछता है, तुम कौन हो। यहाँ पर एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।